कहानी की शुरुआत मेक्सिको के एक सुनसान इलाके में मौजूद लॉस ट्रायोस नाम के पुराने मिलिट्री कैंप से होती है। एक हेलीकॉप्टर जंगल से 9 बॉडी बैग्स लेकर यहाँ पहुँचता है। सेकंड लेफ्टिनेंट लोपेज उन बैग्स को कैंप के छोटे मॉर्ग में रखवाता है, जबकि कैप्टन गैब्रियल वेगा इस बात से परेशान था कि प्लेन क्रैश के शिकार लोगों की बॉडीज मलबे के पास बिखरी मिलने के बजाय एक गड्ढे में सीधी लाइन में क्यों रखी गई थी। जांच में उन्हें 10 पासपोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन मॉर्ग में केवल 9 बॉडी बैग्स थे, यानी प्लेन में मौजूद 10 लोगों में से कोई एक गायब था। कैंप से कुछ दूरी पर कोरा डे लियोन और उसका साथी एमिलियो गाड़ी में बैठकर मिलिट्री की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। अभी यह साफ नहीं था कि इन बॉडीज में उनकी इतनी दिलचस्पी क्यों थी। इसके बाद कहानी 8 दिन पीछे चली जाती है। फ्लाइट CBZ 517 ग्वाटेमाला सिटी से ह्यूस्टन जा रही थी। छोटे पैसेंजर प्लेन में पायलट ऑक्टावियो फुएंटेस, फ्लाइट अटेंडेंट बियाट्रिज ओर्तेगा और 8 यात्री मौजूद थे। उड़ान के दौरान ऑक्टावियो देखता है कि GPS और रेडियो कम्युनिकेशन दोनों अचानक बंद हो चुके हैं। सही दिशा का अंदाजा न होने के कारण प्लेन भटक जाता है और फ्यूल तेजी से कम होने लगता है। ऑक्टावियो समझ जाता है कि ह्यूस्टन पहुंचना संभव नहीं है। सामने घना मैक्सिकन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था। वह इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करता है और अपने फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वीडियो में वह किसी अनजान व्यक्ति से कहता है कि प्लेन के बारे में कुछ लोगों को पता चल चुका है। अगर वे क्रैश से बच भी गए तब भी शायद उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इसके तुरंत बाद प्लेन तेजी से नीचे जाने लगता है। ऑक्टावियो पेड़ों की ऊपरी शाखाओं की मदद से उसकी रफ्तार कम करता है। कई टक्करों के बाद प्लेन जमीन पर गिरता है और दूर तक घिसटते हुए रुक जाता है। 8 यात्री मामूली चोटों के साथ बच जाते हैं, लेकिन बियाट्रीज ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। क्रैश के झटके से उसकी गर्दन टूट जाती है। कॉकपिट में ऑक्टेवियो की हालत भी गंभीर थी। पेड़ की मोटी शाखा विंडशील्ड तोड़कर उसके सीने में घुस गई थी और वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। यात्रियों में मौजूद केविन एंडरसन बताता है कि वह पहले डॉक्टर था। वह समझ जाता है कि शाखा ने ऑक्टेवियो के लंग को पंक्चर कर दिया है। बाकी लोग आग बुझाकर प्लेन से जरूरी सामान निकालते हैं और स्थिति संभलने पर एक दूसरे का परिचय जानते हैं। जैक एलिस खुद को इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर बताता है और कहता है कि वह ग्वाटेमाला में एक जले हुए डिपो की जांच करके लौट रहा था। केविन मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस करता था। हालांकि उसके व्यवहार से साफ था कि उसे मेडिसिन की अच्छी जानकारी है। एमी मैक्लीन और डैन मैक्लीन ने 5 सप्ताह पहले सीक्रेटली शादी की थी। दोनों मेक्सिको, बिलीज और ग्वाटेमाला में हनीमून मनाकर लौट रहे थे। डैन पहले एमी के अमीर परिवार का लिमोजीन ड्राइवर था और उसकी शादी की खबर अब भी परिवार को नहीं थी। ट्रेविस डेविस और उसकी पत्नी लीसा कैंसस तथा ओक्लाहोमा में मोटेल्स चलाते थे। ट्रेविस हार्ट पेशेंट था और बेटा ब्लॉकर्स लेता था। कार्लोस गार्सिया मेंडेज मेक्सिको का प्रोफेशनल लुचादोर था, जिसे रिंग में रापिडो कहा जाता था। वह अमेरिका में होने वाली बड़ी फाइट के लिए जा रहा था और अपने रेसलिंग मास्क को अपनी पहचान मानता था। सोंजा ब्लेयर एक इंग्लिश प्रोफेशनल फोटोग्राफर थी। उसके कैमरास में माइग्रेंट्स और सीमावर्ती इलाकों की तस्वीरें थीं, लेकिन वह अपने काम या अतीत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहती थी। किसी के फोन में सिग्नल नहीं था और इमरजेंसी रेडियो भी बंद था। जैक खाने और पानी को राशन करने की सलाह देता है। सप्लाईज केवल कुछ दिनों के लिए थी। लीसा राशन संभालती है और बियाट्रीज की बॉडी को प्लेन से बाहर एक पेड़ के नीचे रखा जाता है। ऑक्टावियो की हालत बिगड़ रही थी। केविन पहले ऑपरेशन करने से मना करता है क्योंकि उसके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स या एनेस्थीसिया नहीं था। जैक समझाता है कि कुछ न करने पर भी ऑक्टावियो मर जाएगा। केविन आखिरकार ट्रीटमेंट शुरू करता है। उपलब्ध सामान से इंस्ट्रूमेंट साफ किए जाते हैं और ट्यूब की मदद से ऑक्टेवियो के सीने में फंसी हवा बाहर निकाली जाती है। दर्द के बावजूद ट्रीटमेंट सफल रहता है और ऑक्टेवियो दोबारा सांस लेने लगता है। केविन को उम्मीद थी कि सुबह तक पायलट बोल सकेगा। वही बता सकता था कि प्लेन का सिस्टम कैसे बंद हुआ और उसने क्रैश से पहले वह वार्निंग वीडियो क्यों बनाया। रात में सब सो जाते हैं। कुछ देर बाद एक हुडेड इंसान चुपचाप प्लेन में घुसता है। ऑक्टेवियो उसे देखकर घबरा जाता है, जैसे वह उसे पहचानता हो। वह व्यक्ति पायलट का मुंह और नाक दबाकर उसकी सांस रोक देता है। कमजोर हालत में ऑक्टेवियो ज्यादा संघर्ष नहीं कर पाता और मर जाता है। सुबह केविन को लगता है कि शायद ऑपरेशन की कोई कॉम्प्लिकेशन हुई होगी, लेकिन लीसा पायलट के काले पड़े चेहरे को देखकर समझ जाती है कि उसे सफोकेट किया गया था। वह पहले हॉस्पिस में काम कर चुकी थी और ऐसी मौत पहचानती थी। फिर भी वह बाकी लोगों के सामने चुप रहती है। उधर लॉस ट्रियोस के मॉर्ग में लोपेज 9 बॉडी बैग्स और 10 पासपोर्ट्स को देखता है। एक बॉडी का चेहरा तक गायब था। साफ था कि 10 में से कोई एक व्यक्ति जंगल से जिंदा निकला था
और बाकी 9 इस मॉर्ग तक पहुंच चुके थे। अगले दिन जैक और केविन ऑक्टावियो की बॉडी को बिएट्रीज के पास रखते हैं। इसी दौरान पायलट का फोन नीचे गिर जाता है। डैन चुपचाप उसे उठा लेता है। फोन फिंगरप्रिंट से लॉक था। कुछ समय बाद डैन अकेले ऑक्टावियो की बॉडी के पास जाकर उसकी एक उंगली काटता है और फोन खोल लेता है। वह सिक्योरिटी सेटिंग्स बदलकर पायलट के बैंक अकाउंट तक पहुंचने की कोशिश करता है। इससे साफ था कि एमी उसे जितना सीधा समझती थी वह वैसा नहीं था। केविन अपने अतीत के बारे में बताता है। वह पहले फ्लोरिडा में डॉक्टर था, लेकिन सस्ती मेडिसिन इस्तेमाल करने के कारण एक बच्ची को गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हुआ। केस के बाद उसका करियर और परिवार दोनों टूट गए। तभी उसने डॉक्टर का काम छोड़कर मेडिकल सप्लाईज का बिजनेस शुरू किया। ऑक्टावियो की मौत ने उसका पुराना गिल्ट फिर जगा दिया था। ट्रेविस कार्गो एरिया से हंटिंग राइफल निकालता है, जिसे उसने और लीसा अब तक छुपा कर रखा था। दोनों अकेले में ऑक्टावियो की मौत पर बात करते हैं। लीसा बताती है कि पायलट को जानबूझकर सफोकेट किया गया था। वह ट्रेविस को चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि किलर उन्हीं सर्वाइवर्स में से कोई हो सकता था। उन्हें पता नहीं था कि जंगल में छिपा कोई व्यक्ति उनकी बात सुन रहा था। दूसरी तरफ सोंजा एमी से उसकी शादी के बारे में पूछती है। एमी बताती है कि डैन उसके परिवार का ड्राइवर था और दोनों ने वेगस जाकर शादी कर ली। एमी के पिता को इस रिश्ते की जानकारी नहीं थी। सोंजा को लगता है कि शायद डैन शुरुआत में एमी के पैसों की वजह से उसके करीब आया था। इसी बीच जैक, केविन और कार्लोस प्लेन का इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर यानी ELT ढूंढते हैं। डिवाइस डैमेज था और एंटेना काम नहीं कर रहा था। कार्लोस बताता है कि उसके पिता की इलेक्ट्रिकल शॉप थी और वह प्लेन की वायरिंग से नया एंटेना बना सकता है, लेकिन सिग्नल भेजने के लिए ELT को पास की पहाड़ी पर लगाना जरूरी था। कार्लोस रिपेयर शुरू करता है, जबकि बाकी लोग पानी ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में सोंजा नीले पॉइजनस मशरूम्स देखकर सभी को सावधान करती है। मशरूम्स गीली जगह पर उगते थे, इसलिए उन्हें पास में पानी होने का अंदाजा होता है। थोड़ी दूरी पर एक पॉन्ड मिलता है। पानी गंदा था और अंदर खतरनाक बाराकूडा मछलियां थीं। सोंजा पानी फिल्टर करने का तरीका बनाती है। तभी गोली की आवाज आती है। ट्रेविस ने अपनी राइफल से बदरों का शिकार किया था। केविन राइफल छुपाने पर नाराज होता है, लेकिन ट्रेविस का कहना था कि बिना शिकार के वे भूखे मर जाएंगे। कैंप लौटकर लीसा मंकी मीट पकाती है। एमी अपना हिस्सा नहीं खा पाती और ट्रेविस उसे भी खा लेता है। खाने के दौरान कार्लोस अपने रेसलिंग मास्क के बारे में बताता है। उसका सपना अपने राइवल द गवर्नर को हराना था और वह अपनी डाइट को लेकर बहुत सावधान रहता था। रात में एक अनजान व्यक्ति सैटेलाइट फोन से कोरा को कॉल करता है। वह बताता है कि हालात उसके कंट्रोल में हैं और काम जल्द पूरा हो जाएगा। कुछ देर बाद ट्रेविस को उल्टियां होने लगती है और वह ठीक से सांस नहीं ले पाता। लीसा घबराकर केविन को बुलाती है। एमी को याद आता है कि नमक से उल्टी कराई जा सकती है, लेकिन सॉल्ट फूड लॉकर में बंद था। वायर्स खोलने में समय लग जाता है। केविन ट्रेविस की सांस चलाने की कोशिश करता है, मगर उसकी हालत तेजी से बिगड़ती है और वह अपनी ही उल्टी में दम घुटने से मर जाता है। लीसा अपने पति की बॉडी के पास बैठी रह जाती है। बाकी लोगों के लिए यह केवल एक और मौत थी, लेकिन उसके लिए अब जंगल से बाहर निकलने की उम्मीद से ज्यादा जरूरी यह जानना था कि ट्रेविस को किसने और क्यों मारा। शुरुआत में केविन को लगता है कि ज्यादा मंकी मीट खाने से उसे फूड पॉइजनिंग हुई, मगर बाकी सभी ने भी वही मीट खाया था। डैन को पॉइजनस मशरूम्स याद आते हैं। संभव था कि किसी ने उन्हें ट्रेविस के खाने में मिलाया हो। लीसा अब सबको बताती है कि ऑक्टेवियो की मौत भी नेचुरल नहीं थी। उसने यह बात केवल ट्रेविस से कही थी और किसी ने उनकी बातचीत सुन ली थी, इसलिए ट्रेविस को सच जानने के कारण भी मारा जा सकता था। जब जैक और सोंजा फूड लॉकर खोलते हैं तो बचा हुआ लगभग पूरा राशन गायब था। किलर लोगों को मारने के साथ सप्लाईज भी खत्म कर रहा था और क्योंकि ट्रेविस ने एमी का हिस्सा भी खाया था, पॉइजन असल में एमी के लिए भी रखा गया हो सकता था। डैन आखिरकार ऑक्टेवियो का फोन सबको दिखाता है। कार्लोस वीडियो ट्रांसलेट करता है। ऑक्टेवियो कह रहा था कि फ्लाइट CBZ-5 ससेमीन में कोई ऐसा राज छिपा है जिसके सामने आने से ताकतवर लोगों को नुकसान होगा। वह वीडियो जिस व्यक्ति के लिए बना रहा था उसे भागने और छिपने की सलाह देता है। उसे यकीन था कि इमरजेंसी लैंडिंग के बाद भी प्लेन में मौजूद किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अब सर्वाइवर समझ जाते हैं कि क्रैश केवल टेक्निकल एक्सीडेंट नहीं था। अगली सुबह कार्लोस ELT के लिए एंटेना तैयार करता है। एमी लीसा को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन पति की मौत के बाद लीसा को हर किसी पर शक था। वह एमी को भी चेतावनी देती है कि डैन के अतीत के बारे में वह बहुत कम जानती है। डैन को ढूंढते समय एमी पेड़ों के बीच हुडेड फिगर देखती है। कुछ ही पल में वह गायब हो जाता है। डैन उसे वापस कैंप लाता है, लेकिन एमी की घबराहट कम नहीं होती। ELT को पहाड़ी पर लगाने के लिए कार्लोस के साथ केविन और सोनिया जाते हैं। रास्ते में कार्लोस च्यूइंग गम का रैपर फेंकता है।
सोनिया पहचान जाती है कि वह चोरी हुए राशन का हिस्सा था, यानी खाना कार्लोस चुरा रहा था ताकि अपनी रेसलिंग डाइट और स्ट्रेंथ बनाए रख सके। फिर भी वह अभी चुप रहती है क्योंकि ELT लगाने के लिए उन्हें कार्लोस की जरूरत थी। चढ़ाई के दौरान सोनिया का पैर फिसलता है और वह किनारे से लटक जाती है। ELT भी नीचे गिरने वाला था। कार्लोस और केविन मिलकर उसे ऊपर खींचते हैं। तीनों चोटी तक पहुंचते हैं और कार्लोस ELT एक्टिवेट कर देता है। डिवाइस काम करने लगता है, लेकिन सिग्नल रेस्क्यू टीम तक कब पहुंचेगा यह पता नहीं था। कैंप में लीसा शिकार करके एक क्वाटी लाती है। जैक उसके पास पहुंचता है तो वह राइफल तान देती है। वह एमी द्वारा देखे गए हुडेड आदमी का भी जिक्र करती है। दोनों को समझ नहीं आता कि वह व्यक्ति असली था या एमी अपने ट्रॉमा की वजह से उसे देख रही थी। एमी डैन का वॉलेट चेक करती है। उसमें अलग अलग लॉ फर्म्स के नकली बिजनेस कार्ड्स थे। सवाल करने पर डैन कहता है कि अमेरिका लौटने के बाद वह अपना अतीत बताएगा। पहली बार एमी को अपने पति से डर लगने लगता है। शाम को केविन, कार्लोस और सोनिया लौटकर बताते हैं कि ELT एक्टिवेट हो चुका है। कुछ समय के लिए कैंप में उम्मीद लौट आती है। कार्लोस का मानना था कि सिग्नल मिलते ही रेस्क्यू एयरक्राफ्ट उनकी दिशा में भेजा जा सकता है। सोनिया चाहती है कि सब पहाड़ी के पास चले जाएं ताकि हेलीकॉप्टर आने पर आसानी से दिखाई दें, लेकिन घायल और थके सर्वाइवर्स फूड, शेल्टर और बॉडीज को छोड़कर इतनी कठिन चढ़ाई करने से मना कर देते हैं। आखिर तय होता है कि वे क्रैश साइट पर रहकर सुबह तक रेस्क्यू का इंतजार करेंगे। रात में कार्लोस अकेले एक्सरसाइज कर रहा था। अंधेरे में उसे अपना लुचाडोर मास्क पहने एक इंसान दिखाई देता है। कुछ समझने से पहले मास्क्ड किलर ट्रेविस के हंटिंग नाइफ से उस पर हमला कर देता है। कार्लोस मुकाबला करता है, लेकिन कई घाव लगने के बाद मर जाता है। सुबह कार्लोस गायब था और रेस्क्यू भी नहीं आया था। जैक सभी को जोड़ों में बंटकर उसे ढूंढने के लिए कहता है। केविन और सोनिया पहाड़ी की तरफ जाते हैं। रास्ते में वल्चर्स देखकर वे दिशा बदलते हैं और उन्हें कार्लोस की बॉडी मिलती है। केविन वुंड से पहचान लेता है कि हत्या ट्रेविस के हंटिंग नाइफ से हुई थी। उधर एमी हुडेड फिगर को फिर देखती है। वह कैंप फायर से जलती लकड़ी उठाकर उसका पीछा करती है। सामने डैन आता है, लेकिन पैनिक में एमी उसे किलर समझकर जलती लकड़ी उसके सीने में घुसा देती है। केविन उसका ट्रीटमेंट करता है। इसके बाद डैन बताता है कि एमी ने 7 साल की उम्र में स्कूल शूटिंग देखी थी। उस घटना के बाद से उसे PTSD था और ज्यादा डरने पर वही हुडेड गनमैन दिखाई देता था। डैन साफ कहता है कि एमी ने उस पर जानबूझकर हमला नहीं किया। जब सभी कार्लोस की मौत पर चर्चा कर रहे थे, प्लेन की छत में बने एक हिडन कंपार्टमेंट से एक छोटी छिपकली बाहर निकलती है। उसके पीछे सफेद पैकेट से भरे कई बैग्स छिपे थे। प्लेन में करोड़ों के ड्रग्स मौजूद थे, लेकिन सर्वाइवर्स को अभी तक यह पता नहीं था। मेक्सिको में एरो एलेक्स एयरलाइन के ऑफिस में कोरा डे लियोन से फ्लाइट CBZ 5177 के बारे में पूछताछ की जाती है। क्लेयर और फ्रैंक खुद को अमेरिकन एविएशन ऑफिसर्स बताते हैं, लेकिन असल में वे DEA से जुड़े थे और एयरलाइन पर ड्रग्स की तस्करी का शक था। कोरा दावा करती है कि उसने प्लेन के गायब होने की खबर अथॉरिटीज को दे दी थी। क्लेयर को पता था कि एरो एलेक्स एक मायामी शेल कंपनी से जुड़ी थी। वह ऑक्टेवियो की हायरिंग पर भी सवाल करती है क्योंकि सब्सटेंस अब्यूज के आरोप में उसे पहले सस्पेंड किया गया था। कोरा सिर्फ इतना कहती है कि उसने उसे दूसरा मौका दिया था। क्रैश साइट पर केविन की नजर डैन की पीठ के प्रिजन टैटूज पर पड़ती है। सवाल करने पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। जैक और सोनिया उन्हें अलग करते हैं। एमी के जाने के बाद डैन सच बताता है कि वह खुद को लॉयर बताकर इमिग्रेंट से पैसे ठगता था और इसी फ्रॉड में जेल गया था। सोनिया ये सुनकर नाराज हो जाती है क्योंकि वह इमिग्रेंट्स की जिंदगी और मुश्किलों को डॉक्यूमेंट करती थी। डैन दावा करता है कि जेल से बाहर आने के बाद उसने जिंदगी बदलने की कोशिश की और एमी के लिए उसकी फीलिंग्स झूठी नहीं थी। वह जैक को क्रैश साइट से दूर एक जगह कुछ सामान छिपाते देखती है और यह बात सोनिया को बताती है। दोनों जांच कर पाते उससे पहले तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी प्लेन के अंदर शेल्टर लेते हैं। छत से पानी टपकने पर जैक ऊपर का पैनल हटाता है। उसके पीछे बैग्स में भरे ड्रग्स दिखाई देते हैं। जैक उनकी कीमत का अंदाजा लगा लेता है, जिससे बाकी लोग पूछते हैं कि एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर को ड्रग्स की इतनी जानकारी कैसे है। उन्हें समझ आता है कि एरो एलेक्स सस्ती पैसेंजर फ्लाइट्स की आड़ में ग्वाटेमाला से ह्यूस्टन ड्रग्स पहुंचाती थी। आम यात्रियों को केवल कवर की तरह इस्तेमाल किया जाता था ताकि फ्लाइट किसी कार्गो ऑपरेशन जैसी न लगे। जैक पैकेट्स की मात्रा देखकर समझता है कि उनकी कीमत करोड़ों में होगी। बारिश के बीच एमी को बाहर फिर हुडेड किलर दिखाई देता है और वह प्लेन से भाग जाती है। बाकी लोग उसे ढूंढने निकलते हैं। लीसा सबसे पहले एमी तक पहुंचती है। सामने कार्लोस का मास्क और रेन पोंचो पहने किलर खड़ा था, जिसके हाथ में हंटिंग नाइफ था। लीसा उस पर राइफल तानकर एमी को बाकी लोगों को बुलाने भेजती है। एमी के जाते ही किलर लीसा पर हमला कर देता है। दोनों राइफल के लिए संघर्ष करते हैं। किलर राइफल को लीसा की गर्दन पर दबाकर उसका दम घोंट देता है। अगली सुबह सोनिया को जैक के छिपे सामान की बात याद आती है। उसे वहां
जैक की हैंड गन, वॉलेट और पासवर्ड लॉक्ड सैटेलाइट फोन मिलता है। वह जैक पर गन तान देती है। सभी को लगता है कि वही कोरा को अपडेट्स भेज रहा था। जैक मानता है कि लीसा की राइफल से बुलेट्स उसने निकाली थी क्योंकि लीसा गुस्से और शक में किसी पर भी गोली चला सकती थी, मगर सैटेलाइट फोन उसका नहीं था। वह अपना असली परिचय बताता है। जैक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर नहीं बल्कि डीईए एजेंट था। ग्वाटेमाला का जला डिपो उसका कवर था। वह एरोएलक्स के ड्रग ऑपरेशन के सबूत इकट्ठा कर रहा था, लेकिन वॉलेट से उसका डीईए आईडी गायब था। डैन उसकी बात नहीं मानता और उसे बेहोश कर देता है। जैक को पेड़ से बांध दिया जाता है। फोन में पासवर्ड था और सभी को लगता है कि जैक कोड छुपा रहा है। सोनिया, डैन और एमी ईएलटी चेक करने जाते हैं, जबकि केविन को जैक से पासवर्ड निकलवाने की जिम्मेदारी मिलती है। सवालों का जवाब न मिलने पर केविन उसे टॉर्चर करता है, लेकिन जैक बार बार कहता है कि फोन उसका नहीं है। पहाड़ी पर सोनिया देखती है कि ईएलटी एंटेना से डिस्कनेक्ट था। वह वायर दोबारा जोड़ देती है और सिग्नल चालू हो जाता है। अमेरिका में डीईए हेडक्वार्टर्स को लोकेशन मिलती है। यहाँ पता चलता है कि क्लेयर जैक की पत्नी है और दोनों की लूसी नाम की बेटी है। उनका बॉस डेविड मालिक बताता है कि प्लेन मैक्सिकन टेरिटरी में है, इसलिए अमेरिकन टीम सीधे रेस्क्यू नहीं भेज सकती। क्लेयर फिर भी मैक्सिको जाने का फैसला करती है। रात में जैक पेड़ से बंधा था। अंधेरे से कोई कांच का तेज टुकड़ा लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। वह सोंजा थी। सोंजा जैक से सवाल करती है कि उसने शुरू से अपनी पहचान क्यों छुपाई। जैक बताता है कि उसे नहीं पता था कि प्लेन में ड्रग ऑपरेशन से जुड़ा कौन है। अपनी आइडेंटिटी बताना मिशन और जान दोनों को खतरे में डालता। सोंजा को उसकी बात सही लगती है। अगर जैक किलर होता तो लीसा की पूरी राइफल रखता, केवल बुलेट्स नहीं निकालता। सैटेलाइट फोन को अपने ही सामान के पास रखना भी बेवकूफी होती। वह जैक की रस्सियां काट देती है और उसे कैंप से दूर रहने को कहती है। दूसरी तरफ कैप्टन वेगा, गुज़मान और सांचेज के नेतृत्व में मिलिट्री हेलीकॉप्टर ईएलटी सिग्नल की तरफ भेजता है। कैंप में जैक के गायब होने पर केविन समझ जाता है कि सोनिया ने उसे छोड़ा है। डैन और एमी उसकी बात नहीं मानते। डैन लीसा की राइफल लेकर एमी के साथ अलग होने का फैसला करता है। केविन भी दूसरी दिशा में चला जाता है। कुछ समय बाद पॉन्ड की तरफ से एमी की चीख सुनाई देती है। जैक, सोनिया और केविन अलग अलग दिशाओं से वहां पहुंचते हैं। एमी जमीन पर मरी पड़ी थी, जबकि डैन के शरीर पर चाकू के कई गहरे घाव थे और वह आखिरी सांसें ले रहा था। अब जैक, सोनिया और केविन एक दूसरे पर गन्स तान देते हैं। सोनिया के पास जैक की हैंडगन थी, केविन के पास लीसा की राइफल और जैक निहत्था था। सोनिया याद दिलाती है कि राइफल में केवल एक गोली बची है। इसी बहस के दौरान सर्च हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजर जाता है। घने बादलों और पेड़ों के कारण सोल्जर्स उन्हें नहीं देख पाते। तीनों समझते हैं कि लड़ते रहे तो रेस्क्यू का मौका खत्म हो जाएगा। केविन राइफल की आखिरी बुलेट निकालकर गन पॉन्ड में फेंक देता है। जैक और सोनिया ईएलटी वाली पहाड़ी पर स्मोक सिग्नल बनाने का फैसला करते हैं। केविन क्रैश साइट पर रुक जाता है। रास्ते में सोनिया जैक से माफी मांगती है। जैक बताता है कि उसे सबसे ज्यादा शक केविन पर है। डॉक्टर होने के कारण हर बॉडी और इंजरी तक उसकी पहुंच थी और वह कई बार अकेला भी रहा था। बातचीत में जैक बताता है कि वह शादीशुदा है। सोनिया थोड़ी निराश होती है क्योंकि मुश्किल हालात में दोनों करीब आने लगे थे। तभी नीचे से गन शॉट जैसी आवाज आती है। दोनों वापस पॉन्ड की ओर दौड़ते हैं। वहां केविन के कपड़ों में एक बॉडी पड़ी थी जिसका चेहरा पानी में था। बरकूडा मछलियां चेहरा बुरी तरह खा चुकी थी। जैक और सोनिया मान लेते हैं कि केविन मर गया। अब उन्हें लगता है कि किलर कोई 11वां व्यक्ति है जो जंगल में छिपा हुआ था। रात में दोनों प्लेन के अंदर सो जाते हैं। उनके सोने के बाद असली किलर सैटेलाइट फोन से कोरा को बताता है कि प्लान का आखिरी हिस्सा शुरू होने वाला है। अगली सुबह जैक और सोनिया पहाड़ी पर पहुंचते हैं। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन स्मोक के बिना वे दिखाई नहीं दे सकते थे। सोनिया सूखी लकड़ियां लेने जाती है। तभी मास्क्ड किलर उस पर हमला करके जैक की गन छीन लेता है। किलर जैक को गन पॉइंट पर क्लिफ के किनारे ले जाता है। जैक कहता है कि अगर मर्डर्स शुरू नहीं होते तो किसी को ड्रग्स का पता भी नहीं चलता। सभी रेस्क्यू होकर चले जाते और ट्रैफिकर्स बाद में प्लेन से पैकेट्स निकाल लेते। लोगों को मारने की वजह से ही सर्वाइवर्स ने प्लेन की जांच की और ऑपरेशन सामने आया। किलर कोई जवाब नहीं देता। वह जैक पर 2 गोलियां चलाता है और जैक क्लिफ से नीचे गिर जाता है। इसके बाद किलर सोनिया के पास लौटता है और मास्क उतारता है। उसे देखकर सोनिया हैरान रह जाती है क्योंकि सामने वही व्यक्ति था जिसे वह मर चुका समझ रही थी। कुछ ही देर बाद सोनिया की भी हत्या कर दी जाती है। यहाँ खुलासा होता है कि असली किलर केविन था। डैन और एमी को मारने के बाद केविन ने डैन की बॉडी को अपने कपड़े पहनाए और उसका चेहरा बरकूडा वाले पॉन्ड में डाल दिया ताकि पहचान मिट जाए।
फिर लीसा की राइफल से निकाली गई बुलेट कैंप फायर में डाल दी। गर्म होकर बुलेट फटी और दूर मौजूद जैक तथा सोनिया ने उसे गन शॉट समझ लिया। जब वे पॉन्ड पर पहुंचे, उन्हें केविन के कपड़ों में फेसलेस बॉडी मिली। असल केविन जंगल में छिपकर उनकी हरकतें देख रहा था। रात में उसने कोरा से बात की और अगली सुबह सोनिया की हत्या करके जैक को क्लिफ से गिरा दिया। उसे यकीन था कि प्लेन में मौजूद बाकी सभी लोग मर चुके हैं। केविन क्रैश साइट पर लौटकर बिएट्रीज, ऑक्टेवियो, ट्रेविस, कार्लोस, लीसा, एमी, डैन और सोनिया की बॉडीज इकट्ठा करता है। वह प्लेन से ड्रग्स के पैकेट्स निकालता है और छोटे इंसिजन्स बनाकर उन्हें बॉडीज के अंदर भर देता है। फिर वुंड्स को इस तरह बंद करता है कि बाहर से आसानी से दिखाई न दें। इसके बाद केविन ट्रेविस के चुराए हुए बेटा ब्लॉकर्स खाता है कि सामान्य जांच में उसे मृत समझा जा सके। वह 9वीं बॉडी बनकर बाकी शवों के साथ लेट जाता है। कुछ समय बाद गुज़मान और सांचेज की टीम क्रैश साइट पहुंचती है। उन्हें 8 असली बॉडीज और केविन मिलता है। जल्दी में पल्स चेक करने पर केविन की धीमी हार्ट बीट महसूस नहीं होती। उसे भी बॉडी बैग में डालकर लॉस ट्रियोस भेज दिया जाता है। यही वजह थी कि मॉर्ग में 9 बॉडी बैग्स और 10 पासपोर्ट्स थे। मिलिट्री को लगा कि मिसिंग व्यक्ति किलर है, जबकि असली किलर उन्हीं बैग्स के अंदर था। गायब व्यक्ति जैक था, जो क्लिफ से गिरने के बाद भी जिंदा था। बॉडीज की पहचान के लिए मॉन्टेरे की पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सोफिया गिजार्रो को बुलाया जाता है। इमिलियो यह खबर कोरा तक पहुंचाता है। कोरा रास्ते में सोफिया की हत्या करके उसके कपड़े, डॉक्यूमेंट्स और कार ले लेती है और खुद पैथोलॉजिस्ट बनकर लॉस ट्रियोस पहुंचती है। उधर क्लेयर भी जैक की तलाश में कैंप की ओर जा रही थी। रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। सोफिया के रूप में जा रही कोरा उसके पास से गुजरती है, लेकिन क्लेयर उसे पहचान नहीं पाती। मॉर्ग में कोरा को लोपेज के साथ भेजा जाता है। बॉडी बैग्स के बीच पहुंचते ही केविन उठकर लोपेज पर हमला कर देता है। कोरा और केविन बॉडीज के अंदर छिपाए ड्रग्स निकालते हैं और सबूत मिटाने के लिए मॉर्ग में आग लगा देते हैं। एमिलियो के साथ भागते समय वे रोकने वाले सोल्जर्स पर भी गोलियां चलाते हैं। क्लेयर कैंप पहुंचकर जलता मोर्ग देखती है, लेकिन भगदड़ में उन्हें पहचान नहीं पाती। आग बुझने के बाद ऑफिसर्स समझते हैं कि 9 बॉडीज में से एक व्यक्ति जिंदा था। सांचेज दोबारा जंगल सर्च करने की परमिशन मांगता है। इस बार टीम क्लिफ के आसपास तलाश करती है। जैक नीचे झाड़ियों में गंभीर रूप से घायल पड़ा था। 2 गोलियां लगने और इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद वह जिंदा था। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर वह सनग्लासेस से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है। सोल्जर्स चमक देखकर उसे बचा लेते हैं। हॉस्पिटल में जैक क्लेयर को बताता है कि केविन किलर था और कोरा ड्रग ऑपरेशन संभाल रही थी। इन्वेस्टिगेशन से भी पता चलता है कि एरोएलुक्स केवल फ्रंट कंपनी थी, जिसके पीछे मैक्सिकन कार्टेल और मायामी के क्रिमिनल्स थे। केविन को लगता था कि सभी विटनेसेस मर चुके हैं, इसलिए वह कोरा के घर पहुंचता है। कोरा की बातों से उसे महसूस होता है कि वह ऑक्टावियो के काफी करीब थी और शायद दोनों उससे कुछ छिपा रहे थे। खुद को धोखा दिया हुआ समझकर केविन उसके ड्रिंक में पॉइजनस मशरूम्स मिला देता है। कोरा की हालत बिगड़ती है। केविन एमिलियो को कैश और कुछ ड्रग्स देकर जाने को कहता है और बाकी माल लेकर एरोएलक्स के छोटे प्लेन में बैठ जाता है। उसी समय जैक, क्लेयर, फ्रैंक और मैक्सिकन पुलिस बेस पर पहुंचते हैं। केविन रनवे की तरफ बढ़ता है। जैक उसे रोकने के लिए प्लेन पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन केविन टेक ऑफ कर लेता है। कुछ देर बाद जंगल के ऊपर इंजन में प्रॉब्लम होने लगती है। फ्यूल तेजी से कम हो रहा था क्योंकि जैक की एक गोली फ्यूल टैंक में लगी थी। केविन प्लेन संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वह लगातार नीचे जा रहा था। उसके नीचे फिर वही घना जंगल फैला था, जहां उसकी योजना के कारण 8 लोगों की जान गई थी। कहानी यही खत्म होती है। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल द योगी सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।